हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का बाजार बंडल में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। हम आज आपको बताएंगे कि मूविंग एवरेज क्या होता है। दूसरी बात हम ये करेंगे, मूविंग एवरेज के हेल्प से हम ट्रेंड को कैसे पहचानेंगे और ट्रेंड को पहचान करके हम ट्रेड कैसे लेने की कोशिश करेंगे कि ट्रेडिंग की अपॉर्चुनिटीज को कैसे हम तलाश करेंगे। हम इन सब बातों पर चर्चा करेंगे। आज हम सबसे पहले बिटकॉइन के चार्ट के एनालिसिस कर देते हैं, फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। इस वीडियो के पहले हमने एक शॉर्ट वीडियो में बिटकॉइन के एनालिसिस थोड़े समय के लिए की थी। आप उसको जाकर के देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। ये मार्किंग उसी टाइम की है, ये जो रेड और रेड वाली मार्किंग है ये उसी टाइम की है। और हमारे पास वो वीडियो भी है जिसका अगर आप कहेंगे तो हम कमेंट में लिंक डाल देंगे, तो आप बड़े आसानी से उसको देख सकते हैं, ट्राई कर सकते हैं कि हम लोगों ने एनालिसिस कैसे किया था और उसको कैसे वो फॉलो कर रहा है। अच्छा, मैं शुरू से फिर से बात करता हूं। एक्चुअली प्राइस कर क्या रहा था, प्राइस अपने डेली टाइम फ्रेम पर गिर रहा था। तो गिरने के बाद उसने क्या किया, उसने एक बढ़िया सा यहां पर एक विक बनाया, ठीक है ना, इस तरीके से। और इसको बनाने के बाद प्राइस ने क्या किया, 9 मूविंग एवरेज के ऊपर बहुत ही अच्छा क्लोज दिया, ठीक है। और क्लोज देने के बाद वो अपने सप्लाई जोन से टकराया और टकराने के बाद प्राइस फिर से चला आया नीचे। अच्छा, या अगर हम ये इतना ना देखें, हम बस इसकी मूव को देखें, थोड़ा सा हमें आसानी हो जाएगी। क्या कि प्राइस यहां गया, ठीक है, फिर यहां गया, फिर यहां गया, फिर यहां गया और फिर यहां गया। अब कर क्या रहा था, प्राइस अपने लो को, अपने स्ट्रॉन्ग लो को रेस्पेक्ट कर रहा था। अब स्ट्रॉन्ग लो क्या होता है पहले ये समझ लीजिए, तब आप समझ पाएंगे कि क्या कहानी है। ऐसा लो जो अपने आगे और अपने पीछे के कैंडल के लो से भी नीचे हो, उसको बोलते हैं स्ट्रॉन्ग लो, ठीक है। मैं फिर से रिपीट करता हूं, क्या होगा, ऐसा लो जो अपने अगली कैंडल और पिछली कैंडल के लो से भी नीचे हो, उसको बोलते हैं स्ट्रॉन्ग लो, ठीक है। और ये बहुत ही बढ़िया होता है एसएल लगाने के लिए, क्योंकि जल्दी नहीं जाता है। तो प्राइस ने क्या किया कि जब यहां से मूव किया, ठीक है ना, यहां से मूव किया, तो जब नीचे आया तो फिर से क्या किया, इस हाई के ऊपर उसने क्लोज दे दिया। मतलब इस लो को उसने रेस्पेक्ट दिया, इस लो को तो तोड़ा नहीं। इसका मतलब ये हुआ कि प्राइस ने अपने स्ट्रॉन्ग लो को रेस्पेक्ट देना स्टार्ट कर दिया, ठीक है ना। रेस्पेक्ट यहां से मतलब मैं आपको बताऊं, आप यहां पर कंफ्यूज होंगे कि यहां पर हमारे पास ये स्ट्रॉन्ग लो है, इसको तो ब्रेक कर दिया इसने, ये स्ट्रॉन्ग लो। लेकिन क्या किया, ये लो बनाने के बाद प्राइस ने क्या किया, एक नया हाई बनाया। तो ये हमारे लिए बहुत ही वैल्यूएबल एरिया हुई। अब मतलब क्या था, मतलब ये था कि प्राइस ने अपने लो, स्ट्रॉन्ग लो को डिफेंड करना स्टार्ट किया। लेकिन कहीं पर इसने हाई बनाया और हाई बनाने के बाद उसने क्लोजिंग दे दी इस लो के नीचे, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि अब ये वाला जो रीजन है, क्योंकि यहां से इस लो के नीचे क्लोजिंग करवाई गई है, तो ये क्या है, पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है। अब यहां से जब भी प्राइस आएगी तो मार्केट गिरेगा, जो कि अभी हो रहा है, ठीक है ना, ये अभी हो रहा है। अच्छा, अब ऊपर क्यों गया, ये तो बात की बात है। इसने इस लो को ब्रेक किया, लेकिन प्राइस एक बहुत स्ट्रांग यहाँ पर सपोर्ट जोन था, एक रेड की क्लोजिंग और ग्रीन की ओपनिंग, बहुत ही स्ट्रांग सपोर्ट होता है। इसी रीजन से प्राइस ने क्या किया, एक बढ़िया बाउंस लेना स्टार्ट किया। मतलब ये जो इंगल्फिंग कैंडल है ना, ये वाली जो इंगल्फिंग कैंडल है, इसने प्राइस को होल्ड कर लिया। लेकिन होल्ड तो किया, ध्यान कर रखना है कि इसने इस स्ट्रॉन्ग लो को, जिसको रेस्पेक्ट कर रहा था, तोड़ दिया है। अब मैं इस लो और इस लो पर भी भरोसा नहीं कर सकता हूं। मार्केट अब ने इसको तोड़ दिया है। जब इस लो को तोड़ दिया है तो यह भी और यह भी अब भरोसा करने के लायक नहीं रह गया है, ठीक है। इसलिए हमें थोड़ा सतर्क रहना है। अब प्राइस ने क्या किया, प्राइस ने अब एक साइडवेज में रह करके खास तरह के पैटर्न पर काम करने लगा। क्या करने लगा, देखिए, ये 9 पीरियड का मूविंग एवरेज है। लेकिन अगर हम इस मूविंग एवरेज को थोड़ा सा देर के लिए इग्नोर करें तो क्या बन रहा था, एक ग्रीन कैंडल इतनी बड़ी बनी, उस ग्रीन कैंडल के रेंज के अंदर 1-2 दिन ट्रेडिंग हुई और तीसरे दिन क्या हुआ, एक फेकआउट देकर के मार्केट को फिर नीचे लाया गया। फिर से इसी की रेंज में सारी कैंडल आने लगी। अब फिर क्या हुआ, फिर एक ऐसी ये वाली कैंडल बनी, ठीक है, जिसमें बिल्कुल विक मतलब बॉडी थी ही नहीं, ठीक है। तो ऐसा बनाने के बाद फिर से मार्केट ने 1-2 दिन इसी रेंज में रहा। तीसरे दिन फिर फेकआउट दिया, लेकिन वापस चला आया, क्योंकि सेलिंग इतनी स्ट्रांग थी, यहाँ पर डेली का सप्लाई जोन था, इसीलिए यहाँ से इसको बार बार रिजेक्शन मिल रहा था। अच्छा, क्योंकि यह जोन दो बार टेस्ट हो चुका था, यहाँ पर जितने लोगों के पेंडिंग ऑर्डर थे वो सब जा चुके थे। और अब ये जो एरिया बन गई थी ना,
लिक्विडिटी की एरिया बन गई थी, यहाँ पर बहुत ढेर सारा लोगों का एसेट लगा हुआ है। तब मार्केट ने कहा ठीक है, मार्केट का जो पहले रेंज था इतना बड़ा था, अब वो मार्केट का रेंज शिफ्ट हो गया, ठीक है ना। और अब मार्केट जब अपने रेंज को ऐसे कम करने लगता है, बड़े से छोटा करने लगता है, तो मार्केट किसी तरफ ब्लास्ट करने लगता है। हालांकि लिक्विडिटी इधर भी थी, लिक्विडिटी इधर भी थी, लेकिन मार्केट ने डिसाइड किया कि पहले हम इस साइड की लिक्विडिटी को हंट करेंगे, तो इस साइड की लिक्विडिटी को हंट किया गया। अब मार्केट की जो चाल नीचे की तरफ आई है, हो सकता है बीच में कुछ ऐसा बना करके जो ये वाली एरिया में लिक्विडिटी पड़ी हुई है, जो इस वाली एरिया में लिक्विडिटी पड़ी हुई है, अब वो इसको पहले टारगेट करेगा, ये वाली एरिया, इस एरिया को पहले टारगेट करेगा। और हमने बोला है कि जब तक अब ये वाला हाई नहीं टूटेगा तो मार्केट ऊपर जाने की कोशिश नहीं करेगा, क्योंकि अब हम आपको फिर से बता दें कि अब ये जो लो था ना, ये जो लो था, अब ये लो बहुत ही इंपॉर्टेंट हुआ है, क्योंकि यह लो क्या किया है, इसके हाई के ऊपर एक बार विक दे करके तब आया है। मतलब ये पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है, यहाँ पर एक बार जब प्राइस आएगा तो बाउंस दिखाएगा, लेकिन हम इस लो और इस लो पर भी अभी भरोसा नहीं कर सकते हैं। प्राइस जब भी यहाँ आएगा एक बार बाउंस दिखाएगा, हम इस वाले रीजन में भरोसा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये वाला रीजन भी अब लिक्विडिटी का जोन हो चुका है। अगर प्राइस यहाँ गिरा तो फिर इसको रोकने के लिए कोई नहीं है, एक बार और डाउन साइड का मूव दिखा सकता है। लेकिन जिस तरीके से प्राइस इस एक रेंज में मूव कर रहा है, ऐसा लगता नहीं है कि नीचे जाने की कोशिश करेगा, बट फिर भी चीजें ऐसी दिख रही हैं कि हमारे पास ये पूरी की पूरी जो लिक्विडिटी जोन है, ठीक है ना, इसमें प्राइस तो एक बार एंट्री करेगा ही करेगा। और फिर जब इस हाई के ऊपर तोड़ करके चलना स्टार्ट करेगा तो इसका अपवर्ड का मूव होगा, और अगर इस लो को तोड़ के चलना शुरू करेगा तो फिर ये लोअर साइड का मूव देना स्टार्ट कर जाएगा डेली टाइम फ्रेम पर, ठीक है। तो अभी भी खतरा टला नहीं है। ये था थोड़ा सा एनालिसिस किसके लिए, बिटकॉइन के लिए। अब चलते हैं मूविंग एवरेज की बात करते हैं। मूविंग एवरेज दो शब्दों से बना और बहुत ही बेहतरीन और सबसे आसान टॉपिक है। ये जो आप 9th और 10th में मैथमेटिक्स में पढ़ते हैं ना, मूविंग एवरेज, ठीक है ना, मीन मीडियन मोड, ये उसी से लिया, उसी का बहुत ही बेसिक फॉर्म है। तो मूविंग एवरेज क्या होता है पहले आप ये समझिए, तब हम आगे बढ़ते हैं। मूविंग, ठीक है ना, एवरेज। तो मूविंग एवरेज दो शब्दों से बना हुआ है, ये एवरेज है और ये मूविंग है। मतलब ये एक ऐसा एवरेज जो मूव करता हो, जो चलता हो, ये चलता हुआ एवरेज, ठीक है। इसका क्या मतलब हुआ, अब ध्यान से समझिए। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि आप क्या करेंगे, आप जाएंगे किस सेक्शन में जाएंगे, आप जाएंगे इसके इंडिकेटर के सेक्शन में, टाइप करेंगे मूविंग एवरेज रिबन, तो ढेर सारे मूविंग एवरेज एक ही में आ जाएंगे। जैसे आप वहां पर टाइप करेंगे तो आपको मूविंग एवरेज रिबन दिखाई पड़ेगा, उस पर क्लिक करेंगे तो चार्ट ऑटोमेटिकली प्लॉट हो जाएगा। और फिर आप क्या करेंगे, यहाँ पर आपको दिखाई पड़ेगा तो इस पर क्लिक करेंगे तो इस सेटिंग में आ जाएंगे। सेटिंग में आने के बाद इनपुट्स में आएंगे, हमने ये सब बंद कर रखा है, हमें बस मूविंग एवरेज चाहिए। हमने SMA लिया है, इसमें बहुत ढेर सारे मूविंग एवरेज है, EMA है, WMA है, ठीक है ना, वॉल्यूम वेटेड मूविंग एवरेज है जिसमें वॉल्यूम को रेस्पेक्ट दी गई है। तो ये बहुत ढेर सारे मूविंग एवरेज है। मूविंग एवरेज किस पर बनेगा, वो क्लोज पर बनेगा। आप ओपन लो, हाई लो, H+L/2 किसी पर ले सकते हैं जिस पर आपकी स्ट्रेटजी सेट हो चुकी है। टाइम पीरियड कितना लेंगे, हम 9 दिन का मूविंग एवरेज का बात करेंगे, इसलिए यहाँ पर 9 होगा। अगर 20 दिन की बात करेंगे तो यहाँ 20 होगा, अगर 30 डेज की बात करेंगे यहाँ पर 30 होगा। और यहाँ से हम कलर चुन सकते हैं किस कलर का होगा। इस टाइल में जाकर के हम इसका विड्थ, इस लाइन का विड्थ चेंज कर सकते हैं, कैसा होगा, कितना मोटा होगा, डॉटेड होगा, कैसा होगा, ठीक है। तो यहाँ से हम कर लेंगे। अब इसके बाद आगे बढ़ेंगे तो हमें ये 9 पीरियड का मूविंग एवरेज मिल जाएगा। तो ये करता क्या है एक्चुअली, मूविंग एवरेज क्या है, मूविंग एवरेज एक स्मूथ फॉर्म है प्राइस का। प्राइस में देखो होता क्या है, प्राइस में नॉइज होता है। एक दिन की क्लोजिंग यहाँ आई, फिर एक दिन क्लोजिंग यहाँ आई, फिर एक दिन की क्लोजिंग यहाँ आई, फिर अगले दिन की क्लोजिंग यहाँ आ गई, फिर क्लोजिंग नीचे आ गई, फिर नीचे आ गई, फिर ऊपर आ गई। इससे क्या हो रहा है, इससे जो है ना प्राइस में जो नॉइज मूव कर रहा है, ठीक है ना, जो प्राइस इस तरीके से मूव कर रहा है, इन सारे नॉइज को खत्म कर देता है ये मूविंग एवरेज, और हमें एक स्मूथ थॉट देता है जिससे हमारा डिसीजन पावर और अच्छा हो जाता है। जैसे कि अगर मूविंग एवरेज ऊपर की तरफ है तो हमको ये मालूम पड़ता है कि अगर मूविंग एवरेज ऊपर की तरफ है तो प्राइस का, पूरे प्राइस का एवरेज ऊपर की तरफ है और प्राइस अपने एवरेज को रेस्पेक्ट करता है। तो प्राइस अपने एवरेज को रेस्पेक्ट करता है, तो हम ये मानते हैं कि प्राइस अप ट्रेंड में है, ठीक है। जब यही मूविंग एवरेज कैंडल्स को बार बार कट करने लगती है तो हम बोलते हैं कि जो मार्केट है, जो चार्ट है, वो साइडवेज है। जब यही चार्ट नीचे की तरफ चल देता है और सारे कैंडल्स नीचे आ जाते हैं तो हम कहते हैं कि मार्केट में बेरिशनेस है, मार्केट बेरिश है, मार्केट डाउन ट्रेंड में चल रहा है। इसी तरीके से हम मूविंग एवरेज की हेल्प से सहायता लेते हैं।
मैं फिर से रिपीट करता हूं कि मूविंग एवरेज हमें एक स्मूथ थॉट देता है जिसके बेस पर हम ये डिसाइड कर सकते हैं कि मूविंग एवरेज अप की मार्केट अप ट्रेंड में है कि साइडवेज में है कि डाउन ट्रेंड में है। जैसे मैं अगर बोलूं कि हमारा मूविंग एवरेज पहले क्या था, डाउन ट्रेंड में था, मतलब कि इस मूविंग एवरेज के नीचे सारी कैंडल थी, तो मार्केट डाउन ट्रेंड में था और थोड़े समय के लिए मार्केट क्या हुआ, फिर अप ट्रेंड में हुआ। फिर क्या हुआ, क्योंकि मार्केट जो ये मूविंग एवरेज है वो ऊपर की तरफ हो गया, थोड़े समय के लिए मार्केट मूविंग एवरेज ने क्या किया, कैंडल को कट करना शुरू कर दिया, तो हम ये मानते हैं कि यहाँ पर क्या है, प्राइस साइडवेज है। उसके बाद फिर से मूविंग एवरेज नीचे की तरफ चला गया और प्राइस भी नीचे की तरफ चली गई, तो हम ये मान लेते हैं कि 9 पीरियड के हिसाब से मार्केट अभी डाउन ट्रेंड में है। तो इस तरीके से हमें थॉट जनरेट करने में बड़ी आसानी होती है। ठीक है, इसका यूज कैसे करेंगे हम अभी आपको सिखाएंगे और इस तरीके से हर मूविंग एवरेज का यूज होता है। अब फिर से और बात करते हैं इसका मैथमेटिकल फॉर्म क्या करता है। अगर ये 9 पीरियड का मूविंग एवरेज है तो क्या करता है, जैसे मान लो ये पहला दिन है, ये दूसरा दिन है, ये तीसरा दिन है, ये चौथा दिन है, ये पांचवा दिन है, ये छठवां, सातवां, आठवां, नौवां, इस 9 दिन का मतलब कि D1 पहले दिन का क्लोजिंग प्राइस, दूसरे दिन का क्लोजिंग प्राइस, तीसरे दिन का क्लोजिंग प्राइस, चौथे दिन का क्लोजिंग प्राइस, पांचवें दिन का क्लोजिंग प्राइस, छठवें दिन का क्लोजिंग प्राइस, और लास्ट में सबको ऐड करते हुए 9 दिन तक हम कर लेते हैं। पीछे में डॉटेड कर दिया है और उसको 9 से डिवाइड करते हैं तो यहाँ से यहाँ पर कोई एक वैल्यू आती है। इसी वैल्यू से मिला करके, जो ये वैल्यू है ना, इसी वैल्यू को मिला करके ये प्राइस बनती है। मान लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 दिन का जो प्राइस है वो कहाँ आया, उसका मूविंग एवरेज, उसकी जो वैल्यू आई होगी यहाँ आई होगी। ठीक है, इसलिए यहाँ पर बना। फिर क्या होगा, जब इस दिन की कैंडल बनी होगी, जब इस दिन की कैंडल बनी होगी, ठीक है, तो फिर क्या हुआ, इस वाले दिन को काउंट कर लिया गया और लास्ट वाले दिन को कट कर दिया गया, इस प्राइस को डाटा से निकाल दिया गया, मतलब इसके सम में से ये निकाल दिया गया और इसके सम में एक कैंडल ऐड कर दिया गया। फिर से यहाँ से ये D1 है, ये D2 है, ये D3 है, ये D4 है, ये D5 है, ये D6 है, ये D7 है, ये D8 है, ये D9 है। ठीक है, फिर क्या किया गया, फिर से 9 दिन की मूविंग एवरेज को 9 से डिवाइड किया गया, फिर से कोई वैल्यू आई होगी, वो मान लेते हैं वैल्यू यहाँ कहीं आई होगी। ठीक है, फिर क्या करते हैं, जब अगले दिन कैंडल बनी तो ये कैंडल बनी और फिर क्या करेंगे, इस वाले कैंडल को छोड़ देंगे, तो फिर क्या, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, फिर इन 9 दिन के कैंडल का जो सम है उसको 9 से डिवाइड करते हैं, जो वैल्यू आती है वो इस तरीके से आती है। तो इस तरीके से ये लाइन सॉफ्टवेयर बनाता रहता है। ठीक है, तो इस तरीके से कोई भी 9 दिन का, 5 दिन का, 20 दिन का, 50 दिन का, 100 दिन का मूविंग एवरेज होता है। इसी मूविंग एवरेज के हेल्प से हम समझ पाते हैं कि इस चार्ट में, उस प्राइस में बहुत ही बेहतरीन तरीके का मोमेंटम है, क्योंकि वो प्राइस 9 मूविंग एवरेज के ऊपर है, तो 9 दिन के लिए, 9 दिन के हिसाब से वो प्राइस में क्या है, बुलिशनेस अभी बनी हुई है। ठीक है, अब समझिए, तो आई होप कि आपको ये समझ में आया हुआ कि मूविंग एवरेज क्या होता है, मूविंग एवरेज की मैथमेटिक्स क्या है, SMA, हमने आपको SMA की बात बताया, सिंपल मूविंग एवरेज क्या होता है। ठीक है, उसके बाद अब हम क्या करेंगे, इसको यूज कैसे करेंगे, हम मान लेंगे जब किसी मूविंग एवरेज के ऊपर 2 क्लोज आ जाता है तो हम ये मान लेते हैं कि प्राइस अब नीचे नहीं जाएगा तब तक जब तक वो नीचे 2 क्लोज ना दे दे। ठीक है, जैसे प्राइस ने यहाँ पर 9 मूविंग एवरेज के ऊपर 2 क्लोज दिया, तो हम ये मान लेंगे कि प्राइस अब डेली टाइम फ्रेम पर क्या हो गया है, थोड़ा सा मोमेंटम में आना चाहता है। अब ये थॉट दिमाग में कब तक रखेंगे, तब तक रखेंगे जब तक प्राइस क्या करेगा, 2 अच्छी सी क्लोजिंग नीचे की साइड नहीं दे देगा, 2 अच्छी सी क्लोजिंग, इस तरह की क्लोजिंग, जैसे ये क्लोजिंग दिया हुआ है, ये क्लोजिंग दिया हुआ है, ठीक है ना, इस तरह की क्लोजिंग जब तक ना दे तब तक हम जो है थोड़ा सा बुलिश ही रहते हैं। जब इस तरह की क्लोजिंग आती है तो हम मान लेते हैं कि नहीं ठीक है, हमें बेरिश रहना है। ठीक है, जैसे मैं फिर से रिपीट करता हूं, अगर हमारे पास किसी मूविंग एवरेज में 2 क्लोजिंग बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, 2 क्लोजिंग कंफर्म कर देता है कि प्राइस वहीं रहेगा। ठीक है ना, जहां पर क्लोज कर दिया है उधर ही रहने की कोशिश करेगा। तो ये उतना अच्छा क्लोजिंग नीचे दे नहीं पाया 9 मूविंग एवरेज के, ठीक है ना, क्योंकि नीचे यहाँ पर क्या करे, इसने विक बनना शुरू कर दिया। इससे यह मालूम पड़ गया कि ठीक है, अब प्राइस में कुछ तरह से मोमेंटम आने वाली है। और एक समय ऐसा आया कि ग्रीन कैंडल में जान आ गई। पहले जान नहीं थी, रेड कैंडल में थोड़ी जान थी, फिर थोड़ी सी ग्रीन कैंडल में जान बढ़ी, फिर थोड़ा सा रेड कैंडल में इसके हिसाब से यहाँ पर कमी आई, अब ये ग्रीन कैंडल में जान आने लगी। जैसे ही ग्रीन कैंडल में जान आ गई, मार्केट थोड़ा सा ऊपर की तरफ भाग गया। अच्छा, तो अब इसे हम कैसे यूज कर रहे हैं, जब हम ये समझ जाएंगे कि मार्केट अच्छे से 9 मूविंग एवरेज के ऊपर आ चुका है, तो इसका मतलब है कि प्राइस बुलिश है। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि हमें अब डिमांड जोन ढूंढना है। डिमांड
जोन ढूंढना है। अगर प्राइस नीचे 2 क्लोजिंग दे दिया है, इसका मतलब ये है अब मुझे सप्लाई जोन ढूंढना है, अब मुझे सप्लाई जोन ढूंढना है ट्रेड करने के लिए। इसको कहते हैं ट्रेंड के साथ रहना। अब ट्रेंड के शिफ्ट होने में आपको कुछ दिन बैठना पड़ सकता है। जैसे अगर मैं कहूं कि एक बहुत ही बढ़िया कैंडल क्लोजिंग आई है, तो हम कम से कम इस डिमांड जोन का वेट करेंगे, उसमें इस डिमांड जोन में कुछ अच्छा पैटर्न बने, तब ना हम इसमें जाकर के ट्रेड लेंगे, ऐसे तो आग में कूद नहीं जाएंगे। तो हम ये मान लेते हैं कि जैसे ही 2 क्लोजिंग आई, मान लेते हैं कि इसमें एक मोमेंटम आने वाला है। जैसे ही हम ये अच्छे से 2 क्लोजिंग डाउन साइड की देख लेते हैं, ठीक है ना, 2 क्लोजिंग डाउन साइड की देख लेते हैं, तो हम ये मानना शुरू कर देते हैं कि प्राइस हमारे पास क्या है, नीचे की तरफ जाने को तैयार है या जाना चाहती है। तो मैं फिर से एक बार रिपीट करूं, प्राइस ऊपर जा रहा है तो अप ट्रेंड, प्राइस कैंडल को कट कर रहा है तो साइडवेज, प्राइस अगर नीचे जा रहा है और सारी कैंडल नीचे हैं तो डाउन ट्रेंड। इस तरीके से हम लोग देखते हैं, ठीक है। इस तरीके से इससे आइडिया लेते हैं कि उस स्टॉक में क्या हो रहा है। अब हम आपको दिखाते हैं कि जब प्राइस ये चल रहा था तब और जब प्राइस अभी चल रहा है तब, दोनों ही केस में डिमांड और सप्लाई जो निकाल के दिखाएंगे। ये है डेली टाइम फ्रेम का, ठीक है ना, कैंडल क्या है, डेली टाइम फ्रेम का कैंडल है ये। तो हम इसके आवरली टाइम फ्रेम पर जाते हैं। आवरली टाइम फ्रेम पर हमें जो भी डिमांड और सप्लाई जो मिलेगा वो काम करता हुआ दिखाई पड़ेगा। तो इसमें हम आपको दिखाते हैं कि कैसे वो काम करेगा। आते हैं आवरली टाइम फ्रेम पर, पहले मैं मार्क कर दूं ताकि हमें दिक्कत ना हो ढूंढने में, ठीक है ना। यहाँ से एक अच्छी सी क्लोजिंग यहाँ से आई है, हम चलते हैं अब डिमांड जोन ढूंढने के लिए और फिर बाद में हम सप्लाई जोन भी देखेंगे, ठीक है। अच्छा, अब देखिए हमने जो मार्किंग कर रखी थी वो ये है। अब इसके हिसाब से क्या हुआ था ये देख लेते हैं। इसमें हमें एक अच्छा सा डिमांड जो ढूंढना ट्रेड करने के लिए, अगर मिलता है तो बढ़िया है। ये यहाँ से एक स्ट्रॉन्ग हाई मुझे दिख रहा है, ठीक है ना, यहाँ से एक लो बनाया गया। लेकिन जब ये प्राइस इसके हाई को ब्रेक किया, लेकिन लो को ब्रेक नहीं करके ये फिर से आवरली टाइम फ्रेम पर ऊपर की तरफ जाना स्टार्ट कर दिया। इसका मतलब है इसका लो शिफ्ट हो रहा है, यहाँ पर भी ये बुलिश है, ठीक है, अच्छी बात है। अब मुझे एक अच्छा सा डिमांड जोन देखना है या एक अच्छा सा पैटर्न देखना है। हमें यहाँ पर अभी कोई डिमांड जोन नहीं देखने को मिला है। ये है तो डिमांड जोन, लेकिन उतना अच्छा नहीं है क्योंकि इसमें कैंडल बहुत ज़्यादा है, ठीक है। लेकिन इसी डिमांड जोन से टच करके ये एक इंगल्फिंग कैंडल बनी है, ठीक है ना। उसके बाद प्राइस मूव कर गया है, चलिए ठीक है। अगर ये उतना अच्छा कैंडल नहीं था तो यहाँ पर हमें देखते हैं एक बहुत ही ड्रेस्टिक मूव और उसके बाद एक बहुत ही लाइन में सजी हुई कैंडल्स जिनका लो यहाँ पर था, ठीक है। ये हमारे पास एक डिमांड जोन था। जब मुझे दिख गया कि डिमांड जोन बना हुआ है, तब हम 1 घंटे 2 घंटे 3 घंटे वेट किए हैं इस डिमांड जोन तक आने के लिए। प्राइस यहाँ आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता है। ये सप्लाई और डिमांड जोन के ट्रेडिंग में थोड़ा सा ड्रॉबैक है। नहीं आएगा तो आपको थोड़ा पछतावा होगा, लेकिन इस पछतावे को मारने के लिए आपको बहुत टाइम लगाना पड़ेगा। लेकिन एक बार ये जोन टेस्टेड है, दूसरी बार भी यहाँ पर जोन टेस्ट करने आया है, ठीक है। अच्छा, फिर से हमारे पास यहाँ से एक और ड्रेस्टिक मूव देखने को मिला, ठीक है। यहाँ से हमारे पास एक फिर से बहुत ही ड्रेस्टिक मूव देखने को मिला इस जोन से। तो ये वाला जो एरिया है मतलब हाई की क्लोजिंग और यहाँ पर ओपनिंग, ये बहुत ही अच्छा एंट्री जोन की तरह काम करता है। सबसे अच्छा लो एसएल का तो ये है, लेकिन ये बहुत बड़ा है, इसलिए हमें यहाँ पर कोई जो है कैंडलस्टिक पैटर्न का कंफर्मेशन लेना चाहिए, ज़्यादा बेहतर है। तब हमें एंट्री लेनी चाहिए और तब इसका एसएल छोटा हो पाएगा। अदरवाइज ये एक डिमांड जोन है, लेकिन हमें देखना पड़ेगा। लेकिन इतना अच्छा भी डिमांड जोन नहीं है क्योंकि हमारे पास क्या है, ये बहुत ही नीचे की तरफ वीक है। लेकिन क्योंकि हायर टाइम फ्रेम अप ट्रेंड में है, ठीक है ना, हायर टाइम फ्रेम अप ट्रेंड में है, इसलिए इसने इसको रेस्पेक्ट किया। अब यहाँ पर क्या हुआ, एक डोजी कैंडल बनी, मतलब एक स्प्रिंग टॉप कैंडल बनी। जैसे ही स्प्रिंग टॉप का हाई ब्रेक हुआ एक इंगल्फिंग कैंडल से, हम यहीं पर ट्रेड लेंगे और यहाँ पर अपना एसएल लगाएंगे। वैसे यहाँ पर भी एसएल होगा, कई बार ये आकर के तब चला जाता है नीचे, बट ये बेस्ट एसएल यहाँ पर होगा, थोड़ा छोटा होगा, ठीक है ना। सबसे बढ़िया एसएल तो वही है जो जल्दी से हम यहाँ से अपने काम से निपट जाएं। लेकिन इस डोजी का जो लो है ना, ये सबसे अच्छा एसएल की तरह काम करता है अगर इसको रेस्पेक्ट करते हुए आगे बढ़ता है तो हमारी एंट्री हुई, हम आगे की तरफ चलना स्टार्ट किए।
तो हमें दूसरी एंट्री मिली इस तरीके से, और फिर हम देखेंगे कहाँ हमारे पास डिमांड जोन बना हुआ है। डिमांड जोन तब तक देखते रहेंगे जब तक हम, अब यहाँ से टकरा चुका है ना प्राइस, जो हमने सप्लाई जोन मार्क किया था डेली टाइम फ्रेम पर, उससे प्राइस अब टकराया है, तो हम थोड़ा सा उसको ध्यान देना पड़ेगा। हमारे पास यहाँ पर भी एक डिमांड जोन है अब वाले टाइम फ्रेम पर, अच्छा है, लेकिन यहाँ तक प्राइस आई नहीं है और थोड़ा दूर से ही निकल गई है, एग्जैक्टली इस प्राइस को टच नहीं करी है, ठीक है ना। देखते हैं आगे हमें कुछ ऐसा मिला है कि नहीं। अगर हम इसमें आगे देखते हैं कुछ इसको रेस्पेक्ट किया गया है, तब हम आगे बात करते हैं कि इसमें क्या क्या इस जोन पर काम हुआ है। हाँ, इस जोन पर काम हुआ है, ठीक है, लेकिन इस जोन पर हमें ट्रस्ट नहीं ज़्यादा करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए अधिक ट्रस्ट? क्योंकि ये डेली टाइम फ्रेम के सप्लाई जोन से टकरा के प्राइस आ रहा है, ये बहुत अच्छे से संभाल नहीं पाएगा। हालांकि डिमांड जोन यहाँ तक, जहाँ तक ग्रीन कैंडल थी वहाँ तक काम किया है, यहाँ तक काम किया है, ठीक है ना, यहाँ तक हमें एंट्री दिया है, मतलब टारगेट दिया है। अगर हम यहाँ पर एंट्री, ये हमारी एंट्री होती है, ये हमारा एसएल होता है, तो ये हमारा टारगेट होता है। तो ये है हमारे पास डिमांड जोन। क्यों डिमांड जोन रेस्पेक्ट कर रहा था अब तक? हमें 5-6 दिन में 2-3 एंट्री मिली है, तो ये दी बेस्ट है, हमें क्या दिक्कत है, बहुत विशेष दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए। अच्छा, हालांकि ये बहुत रिस्की ट्रेड है, इसको लेने से बचना चाहिए। क्यों? क्योंकि मार्केट डाउन ट्रेंड में है, क्योंकि अपने हायर टाइम फ्रेम से लड़के वापस आ रहा है, तो इसकी औकात नहीं होगी कि इसको होल्ड कर पाए। हालांकि एक बहुत ही अच्छा यहाँ पर ये जोन ब्रेक किया था, तो इस जोन जब यहाँ से डिसाइड किया गया था ब्रेक करने के लिए, तो इस एरिया में बहुत ज़्यादा वॉल्यूम पंप किया गया था। यहाँ पर जो पेंडिंग ऑर्डर थे वही इसको संभाल कर रखते हैं, अदरवाइज ये मार्केट को बहुत देर तक होल्ड नहीं कर पाते। और हमारे पास फिर क्या हुआ है, जैसे ही यहाँ, ये इतना अच्छा तो है नहीं डिमांड जोन, क्योंकि ये बहुत ही गंदा सा है डिमांड जोन, यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है, लेकिन यहाँ पर भी ये एक बार होल्ड प्राइस किया है, लेकिन ऐसे को हम बड़ा अवॉइड करते हैं। लेकिन हमारे पास जो ड्रेस्टिक मूव थी वो 1, 2, 3 बहुत ही शानदार मूव थी, और इस कैंडल ने और इसका जो ये एसएल होगा ये होल्ड किया है, ठीक है ना, ये होल्ड किया है। लेकिन क्या हुआ, जैसे ही प्राइस अपने हायर टाइम फ्रेम से टकरा गई, वैसे ही जितने भी डिमांड जोन थे उनको क्या किया गया, इंगल्फ कर लिया गया। अब जब ये अब तक क्या कर रहा था, अब तक डिमांड जोन को रेस्पेक्ट मिल रही थी, अब डिमांड जोन को रेस्पेक्ट नहीं मिल रही है। इसका मतलब ये हुआ कि अब हम डिमांड जोन को ट्रेड नहीं करेंगे, अब हम सप्लाई जोन को ट्रेड करना शुरू करेंगे, ठीक है। चलिए, तो अब हम देखते हैं कितने सप्लाई जोन इस पे मिले हैं। अब हम इसमें क्या करेंगे, इसमें हम डिमांड जोन को छोड़ देंगे, यहाँ नहीं ट्रेड लेंगे। अब हम ट्रेड लेंगे कहाँ पर, अब हम ढूंढेंगे, क्योंकि प्राइस डेली टाइम फ्रेम पर नीचे की तरफ मुड़ा है, तो अब हम सप्लाई जोन की बात करेंगे। जैसे एक बहुत ही अच्छी मूव आई है, तो हमारे पास यहाँ पर एंट्री है, यहाँ पर एसएल है, ये हमारे पास टारगेट है, ठीक है। और इस लो को ब्रेक किया गया है, इस लो को ब्रेक किया गया है यहाँ से, और इसमें कहीं जो फेयर वैल्यू गैप होगा ना, वो अच्छा काम किया होगा। हम इसको फिर से थोड़ा सा बढ़ाते हैं, तो आपको दिखाते हैं कि ये कैसे काम किया गया है। अब ध्यान समझिए, इसमें फेयर वैल्यू गैप नहीं है, बहुत रिस्की है। इसके लो को तोड़ा गया है इस कैंडल के द्वारा, इससे, ठीक है। तो इसके लो को मैं फिर से बोल रहा हूं, किसने तोड़ा है इसके लो को तोड़ा गया है इस कैंडल के द्वारा। तो ये वाली कैंडल का हाई और ये वाली कैंडल का लो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर इसमें वॉल्यूम पंच हुआ है इसको तोड़ने के लिए, तो इसका हाई और लो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर ट्रैपिंग हुई है, यहाँ पर, इसीलिए यहाँ पर हमारे पास एक इस तरीके से विक दिख रही है। तो जब यहाँ पर ट्रैपिंग हुई, तो यहाँ से ये डिसाइड कर लिया गया था, ट्रैपिंग करके डिसाइड कर लिया गया कि हम मार्केट को नीचे लेके जाना चाहते हैं, मतलब ये एक डिसाइडिंग वाली एरिया है। तो फिर से जब प्राइस इस एरिया में आके टच करी, तब असली मूव आई है, ठीक है। अच्छा, तो हमारे पास एक ये जो इक्वल लोड टाइप का बना हुआ था, ठीक है ना, ये बहुत ही अच्छी लिक्विडिटी होती है, इस पर हमें, इसके पास हमें ट्रेड नहीं करना चाहिए, क्योंकि यहाँ का जो एसएल बहुत जल्दी जाता है। तो हमें यहाँ पर एक बार फिर से इस कैंडल पर हमें फिर से एक बार एंट्री मिली है, ठीक है, सप्लाई जोन के हिसाब से। अच्छा, अगर सप्लाई जोन के हिसाब से मुझे यहाँ पर एंट्री मिली है, तो और कहाँ मिल सकती है भाई। अब जरा देखो, इस लो को तोड़ा गया है इस कैंडल के द्वारा, इस लो को तोड़ा गया है इस कैंडल के द्वारा, इन कैंडल के द्वारा। लेकिन तोड़ने से पहले यहाँ पर एक बना है फेयर वैल्यू गैप, ठीक है, फेयर वैल्यू गैप। इस फेयर वैल्यू गैप में हल्का सा ये कैंडल टच हुई है, फिर चली आई है नीचे। लेकिन मुझे लगता है कि अभी इसमें थोड़ी सी जान बाकी है, लेकिन ये वापस आएगी नहीं, मुझे ऐसा लगता नहीं है कि इसको वापस आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास एक फेयर वैल्यू गैप है, ठीक है। लेकिन इस फेयर वैल्यू गैप को ये टेस्ट कर चुका है, तो हमें इस पर भरोसा नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके से जब हमारे पास हायर टाइम फ्रेम
9 SMA के नीचे चला आया तो हम कई लोग तो 9 SMA के पास जब भी कोई बेरिश पैटर्न बनता है ना तभी वो सेल कर देते हैं। क्यों कर देते हैं? क्योंकि वो उसका हायर टाइम फ्रेम 9 SMA के नीचे है, मतलब वो बेरिश है। तो इस तरीके से भी लोग ट्रेड करते हैं। या अब इसी क्रम में आप सप्लाई डिमांड से ट्रेड करिए, या मूविंग एवरेज के हेल्प से ट्रेड करिए, या फिर आप स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट से ट्रेड करिए। कोई सा भी कॉन्सेप्ट अगर आप लगाएंगे, मार्केट के डायरेक्शन में रहेंगे तो सारा कॉन्सेप्ट काम करेगा। अगर मार्केट के अगेंस्ट रहेंगे तो कोई भी कॉन्सेप्ट काम नहीं करेगा। और इसमें सिर्फ और सिर्फ हमारी गलती होती है, मार्केट की गलती नहीं होती है। तो आई होप आपने चीज़ों को बहुत आसानी से समझा होगा। अगर आपको कोई भी ऐसा कॉन्सेप्ट है जो मिस हो रहा होगा, नहीं समझ आया होगा, आप मुझे बताइएगा, कमेंट के थ्रू बताइएगा, हम आपको फिर से उसको समझाने का पूरा प्रयास करेंगे। हमारा पूरा प्रयास था कि आपको मूविंग एवरेज समझ में आ जाए और मूविंग एवरेज को बड़े टाइम फ्रेम पर कैसे देखते हैं और उसके हिसाब से फिर हम उसके लोअर टाइम फ्रेम पर कैसे आते हैं, तब हम उसको ट्रेड करते हैं। जैसे मैं आपको अभी यहाँ पर बता दूं कि अगर डेली टाइम फ्रेम है फॉरेक्स में, अगर डेली टाइम फ्रेम है, ठीक है ना, तो डेली टाइम फ्रेम के लिए 1 आवर एंटी टाइम फ्रेम लगाते हैं। 4 आवर के लिए 15 मिनट या 5 मिनट पर एंट्री करते हैं, ठीक है ना। और अगर हम वीकली है तो 2 घंटे, ठीक है ना। अगर मंथली है तो 1 डे का एंट्री टाइम फ्रेम होता है। ऐसे होता है क्रम, आप उसे बोलेंगे तो मैं आपको लिख के दे दूंगा। हालांकि इतना जिससे मैंने बोला वो सब सफिशिएंट है और आपने भी कहीं सीखा होगा तो ये सब चीज़ें आपको बताई गई होंगी और आप इसको आसानी से समझ पा रहे होंगे। अगर आपको इस वीडियो से कोई हेल्प मिली हो, कुछ समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। जय हिंद, जय भारत। आज के लिए इतना है।